हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आपका रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के इस रिकॉर्डिंग सेशन में। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है रीजनिंग का सेट थ्योरी। और पिछला वीडियो जो है हम लोग सेट थ्योरी का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, उसके कंसेप्ट समझे थे और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम लोग 3 वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझेंगे, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको देखने के पहले आप वो वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, थोड़ा बेसिक अच्छा हो जाएगा, तो फिर ये वाली थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताएं कि मैंने 3 सर्कल बनाया है, यानी 3 कोई भी सब्जेक्ट हो गया। मान लो PQR हमने लिया है, कोई क्लास में 3 सब्जेक्ट हैं PQR, और ये जो सेक्शन अंदर लिखा हुआ है ABCDEFG, ये जो है उसमें नंबर्स लिखे रहेंगे आपको। किसी में 5 लिखा रहेगा, किसी में 15 रहेगा, 20 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12 रहेगा। तो वो उसका मतलब हो गया कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो सकता है कोई गेम का भी हो, है ना, कि कुछ लोग 3 गेम के बारे में PQR हो गया और उसमें नंबर ऑफ पर्सन लिए गए कि P गेम के लिए इतने पर्सन सेलेक्ट किए गए, Q गेम के लिए इतने पर्सन सेलेक्ट किए गए। कुछ भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लिया, आप उसको यहाँ पर समझेंगे ठीक से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हर सेक्शन का क्या क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, वो मैं पहले आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। तो पहले तो ये आपको समझ में आ गया कि ये 3 सब्जेक्ट है PQR। मैंने एग्जांपल तौर पे मान लिया है, ठीक है, कि 3 सब्जेक्ट हैं। और फिर ये लोग स्टडी करेंगे तो क्या क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ जैसे ABCDEFG लिख दिया हमने। ठीक है भाई, तो यहाँ G कहाँ है भाई, बीच में। तो ये G जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो तीनों जो सब्जेक्ट या 3 जो आइटम, जो भी आइटम हम लेंगे वो तीनों आइटम को जो से जुड़ा हुआ हो, तीनों आइटम से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो अगर आपसे पॉइंट पूछें फर्स्ट, ऑल 3 सब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑल 3 सब्जेक्ट में जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हों, तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब हुआ G के बारे में पूछा जा रहा है, जो मैंने बीच में लिखा है। ठीक है, अब G की जगह यहाँ पर नंबर लिखे रहेंगे, 5, 10, 15, 20, कुछ भी। ठीक है, तो वो अगर पूछेगा तीनों सब्जेक्ट के बारे में तो G होगा यहाँ पर। ठीक, अगर आपसे पूछे सब्जेक्ट P के बारे में, क्या पूछे, सब्जेक्ट P के बारे में, तो ये P में जितने भी, P पूरा सर्कल हुआ ना, ये Q हुआ और ये R हुआ, तो P में अंदर जो भी वैल्यू है वो सब को ऐड किया जाएगा, यानी A प्लस D प्लस G प्लस F। ठीक है, A प्लस D प्लस G प्लस F, ये सबको ऐड करेंगे तो ये टोटल हो गया एक तरह से P सब्जेक्ट पढ़ने वाले। ठीक है, इसी तरह Q का बोलेगा तो आप ये पूरे सेक्शन में जो भी वैल्यू रहेगा सब जोड़ेंगे। R के बारे में बोलेगा तो R के बारे में जो भी अंदर रहेगा C, G, C, E, G, F, है ना, ये सब ऐड करेंगे। तो मैं केवल एक का लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट P का लिख दिया तो आप समझ जाएंगे। सब्जेक्ट Q का भी इसी तरह लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट R का भी ऐसा ही लेंगे। अगर आपसे पूछे यहाँ पर ओनली सब्जेक्ट P, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओनली के अगर लिखा रहेगा तो मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। तो अगर बोले ओनली सब्जेक्ट P, तो ऐसे केस में अब क्या होगा, तो क्या ये सारे सेक्शन यहाँ पर लिए जाएंगे, तो नहीं, सारे सेक्शन यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो ओनली सब्जेक्ट P का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक है जी, तो यहाँ A होगा, वो कहलाएगा ओनली सब्जेक्ट P। इसी तरह बोले ओनली सब्जेक्ट Q, तो आप क्या लेंगे, B। ओनली सब्जेक्ट अगर बोले R, तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर C लेंगे। ठीक है, यही आपका यहाँ पर होगा, और तो यहाँ पर लेना नहीं है। ठीक है जी, तो मैं केवल P के लिए लिख रहा हूँ, बाकी Q और R के बोल को समझा दूंगा, क्योंकि इतना जगह नहीं रहेगा बोर्ड पे कि मैं आपको सब चीज़ लिख के बताऊँ। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टर्म लिखें। अगर आपसे बोले बोथ सब्जेक्ट P एंड Q, अगर P और Q दोनों के बारे में यहाँ बोलेगा तो फिर क्या होगा, तो इसका इंटरसेक्शन पार्ट लिया जाएगा। ठीक है, कैसे, तो इंटरसेक्शन पार्ट कौन से कॉमन है, तो ये वाले पार्ट जो है ये आपके इंटरसेक्शन पार्ट कहे जाते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड, P और Q से। तो Q और R से ये वाले होंगे, R और P से क्या होंगे, तो ये होंगे। तो इसलिए यहाँ पर D और G में जो भी वैल्यू लिखा रहेगा उसको आपको प्लस करनी है। ठीक है, बोथ P एंड Q में। लेकिन अगर लिख दे
ओनली बोथ पी एंड क्यू, मतलब ओनली लगा दें तो ध्यान रखिएगा जब ओनली लग गया तो मतलब यहाँ तो डी प्लस जी में जी तो तीनों सब्जेक्ट का भी आ गया ना, लेकिन जब ओनली लगा दिए तो तीनों सब्जेक्ट का नहीं लेना है, तो सिर्फ डी की जो वैल्यू होगी वही ऐड करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ डी वाले ही पार्ट लेनी है, ओनली बोथ पी एंड क्यू रहे तो, लेकिन ओनली ना रहे, एग्जैक्टली ना लिखा रहे तो इसका मतलब पूरा सेक्शन आपको लेना है। ओके, ठीक इसी तरह यहाँ पर रहे बोथ क्यू एंड आर, तो आप लेंगे क्या, ये वाला पूरा ई प्लस जी, लेकिन रहे ओनली क्यू एंड आर तो सिर्फ ई लेना है। ठीक है, इसी तरह ओनली आर एंड पी रहे तो एफ लेनी है, ओनली बोथ आर एंड पी रहे तो, अगर ओनली बोथ आर एंड पी ना रहे तो फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी, एफ प्लस जी, सिर्फ लिखा रहे कि बोथ आर एंड पी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी टर्म होता है, यहाँ पर लिख देगा बोथ पी एंड क्यू बट नॉट आर, ये भी बोल देता है कि पी और क्यू दोनों हो लेकिन आर ना हो, तो इसका मतलब केवल पी और क्यू ही के बारे में बात हुई ना, तब भी यहाँ पर डी ही लेना है। ठीक है ना, क्योंकि आर के लिए तो मना कर दिया, तो आर के पार्ट को, आर के हिस्से को छुपाएंगे तो पी और क्यू में कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा, तो सिर्फ डी दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ओनली पी एंड क्यू बट नॉट आर है, या ओनली बोथ पी एंड क्यू रहे तब भी बात वही होगी। मैं बोलूँ बोथ आर एंड पी बट नॉट क्यू, तो बट नॉट क्यू मतलब क्यू को छुपाइए, तो आर और पी में कॉमन कौन है, एफ है, तो एफ लेना है। या लिख दें ओनली बोथ आर एंड पी, तब भी एफ लेना है। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे टर्न बढ़ें। तो यहाँ तक तो मैंने लिख दिया है आपको, अब मैं इस वाले इधर में लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, अगर रहे यहाँ पर लिखा हुआ आपको P और Q बट नॉट आर, देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों का लैंग्वेज को आप ध्यान से समझिए। P और Q है, मतलब हिंदी में बोलेंगे या तो P या तो Q लेकिन R ना हो, और यहाँ पर एंड है, एंड का साइन है, बोथ यानी P और Q दोनों, यहाँ पर है P या Q हो लेकिन R ना हो, तो R को अगर छुपाएंगे तो या तो P या तो Q लेकिन R ना हो, तो इसका मतलब या तो P सॉरी, अगर या तो P लेना हो तो A होगा, और अगर Q लेना हो तो P होगा, दोनों भी ले सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी कौन सा सेक्शन लेनी चाहिए इस वाले कंडीशन में, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, A प्लस बी प्लस डी, ये तीनों को आपको ऐड करनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर रहे सब्जेक्ट P बट नॉट आर, क्या क्या वैरायटी मिल सकता है, वो सारे वैरायटीज़ मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्या क्या वैरायटीज मिल सकता है आपको। क्या लिखा मैंने अभी यहाँ पर, P सब्जेक्ट पढ़े लेकिन R ना पढ़े, तो R को छुपाओ, P सब्जेक्ट की बात कर रहा है, Q के लिए तो मना नहीं किया है लेकिन वो R के लिए मना किया, और लेकिन P सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है कि R को छोड़कर P सब्जेक्ट, तो P के अंदर जो रहेगा वही लेंगे ना, B तो नहीं लेंगे, B तो P में है नहीं, तो B को नहीं लेंगे, तो आप A और D को लेंगे। ठीक है, तो जो मैंने ऊपर लिखा है A प्लस बी प्लस डी, वहाँ पर B हटा देंगे, लिखेंगे क्या, A प्लस डी। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट P है लेकिन R नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा गया। ओके, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टर्म यहाँ पर रहे, क्या लिखा रहे, ओनली P और ओनली Q, या तो केवल P या तो केवल Q, ये अगर लिखा रहे तो यानी तब D नहीं ले सकते, तब आप ले सकते हैं A और B का सम। ठीक है, A प्लस बी, कुछ लोग गलती से D ले लेते हैं, A प्लस बी नहीं लेके D ले लेंगे, तो गलत हो जाएगा ना, क्यों, डी का मतलब दोनों कॉमन वाली होनी चाहिए, इंटरसेक्शन पार्ट, लेकिन यहाँ पर केवल P और केवल Q बोला है, या तो केवल P या तो केवल Q, इंटरसेक्शन पार्ट नहीं बोला है, दोनों में नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पर A प्लस बी लेंगे, D को नहीं लेंगे। ठीक है, और D को कब लेंगे, जब बोलेगा ओनली बोथ है P एंड Q, और यहाँ और है, या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म और क्या मिल सकता है, आपसे बोल सकता है ओनली वन सब्जेक्ट, या कभी कभी बोल देगा एनी वन सब्जेक्ट,
ओनली, एग्जैक्टली, एनी, कुछ भी रह सकता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके जगह पर लिखा रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है, इसके जगह पर रहेगा एनी, मतलब वही हुआ, ओनली, एग्जैक्टली, एनी वन सब्जेक्ट रहे तो क्या होगा भाई, तो कोई भी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम तो नहीं है लेकिन बोला है कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब ए बी सी तीनों का सम। ओनली 3 सब्जेक्ट, अभी क्या है ओनली 2 सब्जेक्ट है ना, लेकिन यहाँ में है तो ओनली 3 सब्जेक्ट बोलेगा तो या तो पहला सब्जेक्ट या तो दूसरा सब्जेक्ट या तो तीसरा सब्जेक्ट, यही तो हो गया ना कि ओनली वन सब्जेक्ट है, ओनली 3 नहीं है, ओनली 1 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो केवल एक सब्जेक्ट है तो कोई भी एक हो सकता है, या तो पी या तो क्यू या तो आर। यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट बोला है, या तो केवल पी या तो केवल क्यू, इसलिए ए प्लस बी की। अब यहाँ तीसरा भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी भी ऐड होगा, ठीक है। आपसे बोल सकता है ओनली 2 सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में पी क्यू भी हो सकता है, क्यू आर भी हो सकता है, आर पी भी हो सकता है। तो पी क्यू में कॉमन क्या है, डी, इसी तरह क्यू आर में कॉमन क्या है, ई, और एफ आर में, आर पी में कॉमन क्या है, एफ। तो यानी डी ई एफ इसका सम बनेगा। बात समझ में आ गई। ओनली 2 सब्जेक्ट में ये काम आपको लेना है, ओके। अब इसी में कभी कभी ऐसा टर्म भी आता है कि एटलीस्ट लगा देगा, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ठीक है, कम से कम 2 सब्जेक्ट। तो भाई 2 सब्जेक्ट है तो 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, 4 का कॉमन आ गया तो चारों सब्जेक्ट का कॉमन भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी ई एफ प्लस जी ये लेंगे, ठीक है जी, डी ई एफ और जी, समझ में आ गया। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट बोला है तो यहाँ पर 2 भी और साथ में 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो जाएंगे। कभी कभी मान लिया मैं बोलूँ कि यहाँ पर भाई 5 सब्जेक्ट कॉमन होता है तो 2 भी लेते, 3 भी लेते, 4 भी लेते, 5 भी लेते, मतलब सबका 5 का कॉमन, 4 का कॉमन, वो वाली। तो यहाँ 3 तक है तो आप 2 का कॉमन ले रहे हैं और तीसरा जी का भी ले रहे हैं, जी तीनों सब्जेक्ट का है ना। इसी तरह रहेगा एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो आप 1 सब्जेक्ट का से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, वो सारे आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब वो नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि एटलीस्ट 2 समझ गए तो एटलीस्ट 1 भी हो ही जाएगा, आप समझ ही जाओगे। तो मैं एटमोस्ट का लिख देता हूँ, क्या रहेगा, एटमोस्ट, एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट पढ़े, यानी 2 से ऊपर नहीं जाना है, यानी तीसरा वाला जी को हटा दीजिए। तो 2 अधिक से अधिक है तो 2 भी लेंगे तो 1 भी लेंगे। तो या तो आप क्या करेंगे, टोटल जितना भी सब्जेक्ट पढ़ने वाला बंदा है उसमें से तीनों वाले को घटा दो, यानी जी सेक्शन को आप घटा दीजिए। जी घटाए मतलब तीनों को घटा दिया, तो टोटल में तीनों घटा दिए तो बचा कौन, 2 सब्जेक्ट का और 1 ही सब्जेक्ट का ना, तो एटमोस्ट 2 हुआ कि नहीं, 2, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में या तो ये ले लो या तो फिर आप क्या ले लोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तक सबका सम करना पड़ेगा, ठीक है, या तो वो या तो फिर ये। समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको कि एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ओके, ठीक है। तो एक बार ठीक से फिर से देख लीजिए, यहाँ पर इसका नोट कर लीजिएगा, और इसी के अंदर में से ही क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इसमें से आएगा वो सब इसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। आपको 3 सब्जेक्ट दे सकता है, 3 गेम दे सकता है, 3 टाइप के ड्रिंक का चॉइस दे सकता है, 3 न्यूज़पेपर के बारे में दे सकता है, कुछ भी देगा, पास फेल का भी दे सकता है 3 सब्जेक्ट में, वो सब ऐसा ही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा आपको। मैं इसी फॉर्मूले जो क्वेश्चन है ना, इसी में एक फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो में 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड फॉर्मूले लिखवा दिए थे, अब इस वाले में 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखवा ही देते हैं। होता क्या है, मान लिया अगर 3 सब्जेक्ट, जैसे पिछला जो था उसमें तो जगह नहीं था इसलिए मैं उसका यहाँ लिख देता हूँ, पी क्यू आर 3 सब्जेक्ट है तो P यूनियन Q यूनियन R यूनियन ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा भाई, NP, फिर उसके बाद प्लस NQ प्लस NR, ठीक है, ये तीनों का ले लिया। फिर इसके बाद माइनस करेंगे तो NP
P इंटरसेक्शन Q, फिर माइनस N Q इंटरसेक्शन R, फिर उसके बाद माइनस N R इंटरसेक्शन P। ठीक है, P Q का कॉमन, फिर Q R का, फिर R P का, ये हो गया। और लास्ट में प्लस होगा तीनों का। थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन अच्छा फॉर्मूला है, कभी कभी ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो P Q R का यूनियन हो गया। अब ABC सब्जेक्ट का नाम होता तो ABC लिख लेते। ठीक है, NP प्लस NQ प्लस NR, फिर माइनस NP इंटरसेक्शन Q, फिर NQ इंटरसेक्शन R, फिर माइनस NR इंटरसेक्शन P। ठीक है, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन वो प्लस में होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर तीनों का जो इंटरसेक्शन प्लस में आया ये G है। ठीक है, और ये क्या है भाई, पूरा सर्कल ADGF जो प्लस किए थे वो वाली। ठीक है, फिर ये क्या है, PQ का दो सब्जेक्ट का कॉमन, यानी D नहीं, केवल D साथ में G, D प्लस G है। ठीक है, इसी तरह F प्लस G है और ये E प्लस G है। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे E प्लस G हुआ, F प्लस G हुआ, तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कुछ कॉमन जो रिपीट हो रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, ABCDEFG का सम। ठीक है, वहाँ पर ये होगा। ओके, तो कभी कभी ये फॉर्मूले से भी आसान हो जाता है, काम हो जाता है, तो जल्दी हो जाता है इससे। अब इसी क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कॉलेज में 3 टीम हमें चाहिए, 3 टीम की संख्या में क्या ऐसा लेना है भाई, तो 21 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट टीम है ना, क्रिकेट टीम में जुड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 26 लोग ऐसे हैं जो हॉकी टीम में जुड़ेंगे, और 29 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल टीम में आएंगे। ठीक है, 3 टीम हो गई। अब PQR को भी टीम मान लो, सब्जेक्ट भी मान सकते हो, कुछ भी। अब इसके बाद जो है 14 जो है वो क्रिकेट और हॉकी दोनों। ठीक है, 15 जो है हॉकी और फुटबॉल दोनों, 12 जो है फुटबॉल और क्रिकेट दोनों, और 8 क्या है भाई, तीनों गेम जो खेलते हैं, प्ले ऑल द गेम्स, मतलब तीन टाइप गेम है ना, तो वो तीनों गेम के बारे में बोल रहा है यहाँ पर। तो अब पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें टोटल मेंबर्स कितने आएंगे, तो उस केस में कैसे यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले से बनाएंगे तो सबसे आसान है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला इतना बड़ा याद नहीं हो रहा है, भूल रहे हो, तो फिर यहाँ वेन डायग्राम से कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले फॉर्मूला ही बता दूं आपको, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर ये मान लो PQR जो है वो किसका, तो पहला क्रिकेट का है ना, फिर हॉकी का है और फिर फुटबॉल का है। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के केस में आप यहाँ बनाना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो 21 है क्रिकेट तो आप 21 लिखिए। ठीक है, 26 है हॉकी, 26 लिखिए। फिर 29 है फुटबॉल, 29 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है भाई, माइनस दे करके इन तीन दोनों का, दो का गेम का, तो कौन सा गेम, तो क्रिकेट और हॉकी का, तो यहाँ 14 होगा ना। फिर उसके बाद सॉरी आपका 15 हो गया हॉकी और फुटबॉल का, तो -15। फिर इसके बाद होगा आपका -12। इसी फॉर्मूले पे चलते जाएंगे जो कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, और फिर तीनों का कॉमन जो है यहाँ पर 8 होगा, तो ये +8 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सब सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर कौन सा आ रहा है। तो जब आप देखिए पहले प्लस वाले को आप चाहो तो जोड़ सकते हो। ठीक है जी, तो 21 और 26 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 47। इसको 30 मान ले तो कुछ देर के लिए, तो 47 और 30 77 या 76 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो 76 है, और इसको प्लस वाले 8 को ले लीजिए, सारे प्लस को मैंने एक बार जोड़ दिया। ठीक है, तो हमने ऊपर जोड़ा, कितना आया भाई, अभी अपने जोड़ा हमने, तो इधर 47 और इधर 30 लिया, 76 हो गए। चलो लिख देता हूँ भाई, तो भूल जाऊंगा। 76 इधर हो गए, 14 15 12 को आप जोड़ो, ये सारे माइनस में तीनों, तो माइनस वाले सारे ऐड होते हैं, साइन माइनस ही होता है, तो माइनस दिए 14 15 और 12, तो इधर हो गए 29 और 2 30 31 और 41। ठीक है, और +8 इधर हो गए। तो फिर अब प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 76 और 8 कितना हो जाएगा, तो 84। 84 में 41 माइनस कीजिए, तो यहाँ पर आएगा 43 आएगा ना, तो 43 आंसर। तो फॉर्मूला से देखिए डायरेक्ट हो गया। अब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा इतनी बड़ी, तो क्या करोगे भाई, तो फिर वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बस ये ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें। इसके लिए मैं इसको ऐसे लाइन भी ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, समझो कि फॉर्मूले से, और सेकंड पार्ट हो गया वेन डायग्राम से। कैसे बनेगा वो आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, एक क्रिकेट का मान लीजिए, देखिए क्रिकेट का आप लेंगे तो इधर 21 होगा, दूसरा क्या है हॉकी का कितना होगा 26, और फुटबॉल के लिए आप क्या मानोगे, तो 29। ठीक है, ऐसे होगा, यानी पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा।
क्लियर है, दिख रहा है साफ? ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 14 कहाँ लिखेंगे, तो पहले तो ये लिख लीजिए 8 यहाँ बीच में होगा क्योंकि ये तीनों के लिए कॉमन है ना, वो 8 हो गया। अब 14 क्या है, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट और हॉकी है। क्रिकेट और हॉकी का 14, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, 14 है। तो हमें 8 तो पहले से लिखा हुआ तीनों का, तो ये बचेगा मेरा कितना, 6 होगा ना, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो 15 है हॉकी फुटबॉल का है, तो 15 यहाँ पर ये पूरा सेक्शन है, ये 15 होगा, तो ये 8 है तो इधर 7 होना चाहिए ना। और फिर इसके बाद 12 है फुटबॉल और क्रिकेट का, ये वाला हिस्सा जो है क्या है, 12 है, ठीक है जी। तो इधर 4 होगा ना, 8 है यहाँ पर, तो ये 8 और 4 मिला करके ही हमारा क्या बन रहा है, 12 बन रहा है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा 21 है, तो 6, 8 और 4 यानी इसको जोड़ते हैं अगर, तो यहाँ पर 18 आता है, तो 21 में 18 घटाओ तो कितना बनेगा, 3। ये सब निकाल के सब जोड़ लेंगे, तो ये टोटल आपसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ना, तो सबका सेक्शन निकाल के सबको लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। नहीं तो आप कहोगे और भी फास्ट चलने के लिए, हो जाएगा फास्ट। आप कहोगे सर इतना तो मिल ही गया, 21 है ही या 26 या 29 ये है ही, हम खाली इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे तो 26 के बराबर होगा, तो 8 से 14 और 7 कितना हुआ, 21। 21 में घटाएंगे तो 5 होगा ना, 26 में 21 घटाया तो 5 आ गया, ठीक है। अब कहोगे इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, आप ये पूरा कितना है भाई, 29। अब 29 में यही 3, 6, 5 जोड़ लीजिए, तो यहाँ 14 है, 29 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 43 आ जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन मैं निकाल देता हूँ, यहाँ भी लिख लेता हूँ, तो ये 8, 4, 12 और 7, 19 है, तो यहाँ कितना होगा, 10। अब आपको यहाँ पर टोटल पूछा है, तो टोटल यहाँ पर निकाल लेंगे, 3 + 5 + 10, ठीक है। ये हमने सेक्शन लिया, ये 1 ओनली 1 के लिए। फिर उसके बाद हमने लिया 6 + 7 + 4 नेक्स्ट +8, 43 यहाँ पर भी जोड़ने पर ऐसे आ जाएंगे आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पर यही आपको है, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका पूरा जो है, ये कुछ लोग छोटा वाला मान लेते हैं 14, वो गलती नहीं करेंगे, 14 वो नहीं है, 14 पूरा मिला करके है। यहाँ पर अगर यही लिखा होता कि 14 प्ले ओनली क्रिकेट एंड हॉकी, तब वो सिर्फ ये वाला हिस्सा होता जहाँ मैंने 6 लिखा है, ठीक है। लेकिन वो ओनली करके नहीं लिखा है, इसलिए आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ें। ये था हमारा निकालने का तरीका। लेकिन सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही बन जाए जरूरी नहीं है, बहुत जगह केस में हमें वेन डायग्राम का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, अब इसमें 95 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर 3 तरह के गेम खेलते हैं, ठीक है। और पूछा लास्ट में क्या है, कितने स्टूडेंट हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला से सोचोगे बनाने नहीं संभव, फार्मूला में वेराइटीज़ घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ वेन डायग्राम से ही बनेगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए, फिर आंसर मिलाइए, सोचना देखिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो आप ये देखो, ये स्नूकर मान लो, ठीक है। स्नूकर में वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, तो यहाँ पर लिखा होगा स्नूकर टेनिस है ना, फिर स्नूकर में 42 स्टूडेंट हो गए। फिर इसके बाद जो है 49 जो है टेनिस, ये टोटल वेराइटीज होंगे 49। और फिर उसके बाद जो है 43 जो है वो चेस का होगा, ठीक है। तो चेस का यहाँ पर C फॉर 43, ठीक है जी। तो स्नूकर हो गया, टेनिस हो गया, चेस हो गया, ये सब वैल्यू जो दी हुई है मैंने आपको वेन डायग्राम में लिख के दिया है आपको। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो प्ले ओनली 2 गेम्स। अब देखिए सेक्शन यहाँ पर मैंने पहले बताया था, अगर A B C D E F रहे, ठीक है, ये ऐसे होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है ये चीज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली 2 गेम्स, ये DEF का है, D + E + F का जो वैल्यू है 29 है, ठीक है। फिर 5 स्टूडेंट जो है ऑल 3 गेम्स, यानी G की वैल्यू कितना है, ये 5 है ना। फिर आगे लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली स्नूकर एंड ओनली चेस इज इक्वल, ओनली स्नूकर एंड ओनली चेस मतलब A = C, ये गिवन है, ठीक है। फिर इसके बाद 11 स्टूडेंट क्या है भाई, प्ले ओनली स्नूकर एंड टेनिस, ओनली स्नूकर एंड टेनिस यानी किसकी वैल्यू जो है वो 11 है, तो वो है D की वैल्यू 11 है, क्योंकि ओनली स्नूकर एंड टेनिस है ना, तो D की जो वैल्यू है वो हमारा 11 दिया हुआ है। 6 दिया हुआ है ओनली स्नूकर एंड चेस, तो ओनली स्नूकर एंड चेस, ये स्नूकर चेस यानी F की वैल्यू दिया हुआ है कितना,
6। तो अब देखिए डी ई एफ में डी पता है, एफ पता है, ठीक है, तो ई निकल जाएगा ना हमारा, तो ई यहाँ पर निकाल सकते हैं आप। तो ई यहाँ से कितना निकलना चाहिए, तो 11 और 6 17, 17 उधर चला जाएगा, 29 में आप 17 माइनस कर लीजिए, ये 12 वैल्यू जो है वो किसका आएगा, ई सेक्शन की वैल्यू आएगी। ये हमने कैसे दिया हुआ है, क्या निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन पूछा क्या है, तो क्वेश्चन यही पूछा है, केवल टेनिस यानी बी का पार्ट जो है वो पूछा है, यहाँ पर कितना होगा, ठीक है ना, तो बी यहाँ पर कितने होंगे वो वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी हमें सब, वो तो मैंने यहाँ पर ई निकाल दिया, चूँकि ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये पूरा सेक्शन कितना है, 49 है ना, तो ये 49 में इन सबको ऐड करेंगे तभी 49 आएगा, ठीक है जी। और उसमें आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ, मैं लिख देता हूँ, b प्लस आपका d प्लस g प्लस e, ये 49 है। b की वैल्यू यहाँ पर कितना, वही हमें निकालनी है, ठीक। और d यहाँ पर निकाल दिया हुआ है क्वेश्चन में 11, ठीक है। फिर g यहाँ पर कितना है भाई, तीनों का 5, और e हमने अभी निकाला है तो कितना था यहाँ पर 12, और ये कितना है 49, तो b यहाँ से आ जाएगा ना, इन सबको जोड़ लेंगे तो 11 5 16, और 16 और 12 को अगर आप जोड़ेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। तो 28 को भेज दीजिए 49 के पास, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, कितना आया 21। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट, ठीक है। और भी यहाँ पूछा जा सकता था, जैसे आपसे पूछा जा सकता था ओनली स्नूकर खेलने वाले कितने हैं, तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे, क्योंकि हमें डी जी एफ पता है। ये सबको जोड़ेंगे, 42 से घटाएंगे, 42 से घटाएंगे इन तीनों को जोड़ने के बाद तो ए हमारा आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते, ए आ जाएगा तो सी भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सी भी पूछ सकता था कितना आएगा, तो जो पूछेगा उतना ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर आप, यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना लिखा है। आप जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या क्या कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो ऐसे केस में डी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये लिख लो, जी आपका दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद डी ई एफ से आप ये ई निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह से माइनस करके, तो लिखने में जो, समझाने में आपको जो लंबा लग रहा होगा वो सिर्फ आप ऐसे ही ओरली ज़्यादातर करेंगे, थोड़ा बहुत पेन चलाएंगे तो काम हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पास फेल का ही क्वेश्चन है। 5000 कैंडिडेट वैसे हैं जो अपियर हुए किसी एग्ज़ाम में, वो कंप्राइजिंग करेंगे टेस्ट को इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स वो क्या है भाई, एग्ज़ाम दिए थे, अपियर हुए थे 5000 कैंडिडेट। अब जो डायग्राम यहाँ पर जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, तो फेल्ड कैंडिडेट का है। ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ है जो कैंडिडेट फेल हुए हैं ना, उनके लिए ये डायग्राम बने हुए हैं, और इस डायग्राम के अंदर वैल्यू भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ है 300 इंग्लिश के लिए, तो मतलब 300 केवल इंग्लिश में फेल है, 750 कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल रीजनिंग में फेल है, 500 कैंडिडेट्स हैं जो मैथ्स में फेल हैं, ठीक है। इसी तरफ बीच में लिखा हुआ है वो 50 है, वो तीनों में फेल है। बाकी अब वैल्यू आप जान ही रहे हैं, वो ओनली 2 का होता है, ठीक है। तो और आगे क्या क्या दिया है भाई, पूछा क्या आपसे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यही तीनों को जोड़ते हैं तो आता है ना। तो आप यहाँ देखिए डी ई एफ जी, यानी तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 100 120 120 एंड 50। तो 120 150 कितने हुए, 240, 100 340, 340 और 50 कितने हो गए, 390। तो ये 390 हो गए। अब इसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 390 मैं यहाँ लिख दूँ, परसेंटेज में जब बदलेंगे तो 390 अपॉन 5000 इंटू 100। तो देखिए जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 तो डिवाइड करना ही है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस काम को आप पहले से कर लीजिए। यानी मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी वैल्यू आप निकालेंगे ना, 390 है, उसको डायरेक्ट 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर बार 5000 बटे में लिखना और 100 से गुना करना जरूरत नहीं है, तो आप सीधे 50 से करेंगे, ये 0 कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आएगा 7.8, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पास्ड इन ओनली मैथ्स। डायग्राम किसका बना है, फेल का, लेकिन पूछा किसका है, मैथ्स का, केवल मैथ्स में पास। तो मैंने अभी पिछला वीडियो में भी समझाया था 2 सब्जेक्ट के केस में पास फेल में क्या देखते हैं। अब इस बंदे ने, जितने लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए उसमें से पूछा है
केवल मैथ्स में पास हुआ है, यानी बाकी में फेल हुआ है। बाकी बचे कौन? तो इंग्लिश और क्या ना भाई, तो रीजनिंग। ठीक है, तो इंग्लिश और रीजनिंग में फेल। मैथ्स में क्या है, केवल पास है, तो इंग्लिश और रीजनिंग में फेल। यहाँ डायग्राम फेल वाले का ही बना है ना, तो आप यहाँ डायग्राम में देख के बता सकते हैं ना कितने लोग ऐसे होंगे जो केवल रीजनिंग और इंग्लिश में फेल हुए होंगे। केवल रीजनिंग और इंग्लिश में, यानी फेल्ड इन ओनली बोथ इंग्लिश एंड रीजनिंग, नॉट मैथ्स, यानी मैथ्स में पास। वही चीज़ होगा, सेम बातें होगी। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और रीजनिंग में ये जो 100 लिखा है वो क्या है, वो 100 ये दिखा रहा है ना फेल्ड कैंडिडेट में, कि जो 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंग्लिश और रीजनिंग दोनों में फेल हैं, केवल इंग्लिश और रीजनिंग में फेल हैं, लेकिन मैथ्स में फेल नहीं, यानी मैथ्स में पास हैं। तो इसी को हम उल्टा बोल सकते हैं, केवल मैथ्स में पास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अभी हमने वो देखा 100, और मैंने बोला हर बार आप 50 से डिवाइड कर लो, 2 आ गया, 2%, यानी 2% यहाँ है। ठीक है, हर बार 50 से ही डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 5 हज़ार है, अब 100 गुना करने, तो आप सिंपल में 50 ले लिया, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब अगला देखिए क्या पूछा है, पास्ड इन ओनली बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। केवल इंग्लिश और मैथ्स में क्या है, पास है। केवल इंग्लिश और मैथ्स में पास हैं, तो इसका मतलब फेल किस में है, केवल रीजनिंग में फेल है। यही हुआ ना मतलब, पास्ड इन ओनली बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, ओनली बोथ इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ दोनों में केवल पास हैं, यानी रीजनिंग में पास नहीं है, तो रीजनिंग में क्या है, फेल है। तो इस डायग्राम से देखेंगे ना कि कितने बंदे ऐसे हैं जो केवल रीजनिंग में ही फेल हैं, 750, बाकी में पास हैं। तो बाकी बचा कौन, मैथ और इंग्लिश, तो रीजनिंग में यही 750 यूज हो जाएगा ना यहाँ पर। तो इसी 750 को आप फिर 50 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, कितना आया, 15%। ठीक है, ये 15%, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो गया। बस पास फेल में यही आपको ध्यान से समझनी है। कोई बंदा 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देता है और 3 में पास करता है, 1 में लटक गया, फेल कर गया, तब वही कैंडिडेट को बोलोगे ना कि किसी में फेल गया, तो बंदा क्या बोलोगे आप, केवल 3 में ही पास किया। इसी का उल्टा क्या बोलोगे, केवल एक ही फेल किया। बिना सब्जेक्ट का नाम लिए हुए भी बोल सकते हैं आप, भाई केवल एक ही फेल किया, तो भाई किसने फेल किया, तो जो सब्जेक्ट में फेल किया उसका नाम लेंगे। केवल 3 में ही पास किया, तो किस में पास किया, जो तीनों पास किया वही बताएंगे, उसी के बारे में बताएंगे ना। ठीक, तो वही बात है यहाँ भी है कि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, तो सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा था, केवल मैथ्स में ही पास किया, यानी बाकी दोनों में लटक गया, नहीं पास किया। तो भाई पूछेगा कि भाई कितने लड़के हैं जो दोनों में लटक गए, मतलब इंग्लिश और रीजनिंग में नहीं पास किए, फेल हो गए, तो उसका नाम लिया जाएगा। हाँ भाई, वो केवल इंग्लिश और रीजनिंग में ही फेल हुआ है, यानी केवल मैथ्स में पास हुआ है। तो बात वही है, घुमा फिरा कर सही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बनाएंगे, ईजी होता है, कुछ ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आउट ऑफ 100 पीपल 50 हैव मोबाइल, 75 हैव कंप्यूटर्स एंड 25 हैव लैपटॉप्स। ओके, 100 लोगों में से सर्वे किया गया या पता किया गया कि 100 लोगों में से 50 लोगों के पास मोबाइल है, 75 लोगों के पास कंप्यूटर है और 25 लोगों के पास लैपटॉप है। केवल 10 ही लोग ऐसे हैं 100 में से जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। ओके, खास तौर पे इसमें ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है ईच लैपटॉप ऑनर ऑल्सो हैज़ कंप्यूटर्स। जितने लोगों के पास लैपटॉप है उतने ही लोगों के पास कंप्यूटर भी है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास लैपटॉप है और कंप्यूटर ना हो। अगर लैपटॉप रखे हुए है तो इसका मतलब है कि उसके पास कंप्यूटर भी होगा, लेकिन अगर कंप्यूटर रखे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास लैपटॉप भी होगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है ईच लैपटॉप ऑनर ऑल्सो हैज़ कंप्यूटर। ठीक है, अब लिखा है इफ़ सम पीपल हैव मोबाइल्स ओनली, अगर कुछ लोगों के पास केवल मोबाइल है तो कितने लोगों के पास केवल कंप्यूटर है। फर्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों के पास केवल मोबाइल है, जो ये पूछा गया है, ये आपको बतानी है। और तीसरा क्वेश्चन है कितने लोगों के पास जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों है लेकिन लैपटॉप नहीं है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो देखिए वेन डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, तो वेन डायग्राम में यहाँ पर कैसे रखेंगे, सबका मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना,
आप एज्यूम कीजिए, मान लो पहला क्या है भाई, मोबाइल, एम फॉर मोबाइल मैंने लिखा, और कितने लोग हैं तो 50 लोगों के पास, ठीक है। फिर कंप्यूटर सी मान लेता हूँ, ये कितने लोगों के पास है 75। ये पूरा सर्कल कंप्यूटर के लिए, और ये पूरा सर्कल क्या है मोबाइल के लिए, ठीक है। और ये तीसरा सर्कल जो है लैपटॉप के लिए है, एल मान लेता हूँ, और इसमें क्या है 25 लोगों के पास, ये पूरा सेक्शन, ठीक है। और अंदर का सेक्शन ABCD माना था, इसका हमने बेसिक चीज़ें करवा ही दिया है अपने, उसका आप देखे होंगे, एक बार फिर से देख लेना अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। ABC, ठीक है, DEF और G, तो हर सेक्शन का अपना अपना मतलब है। ABC क्या है, ओनली वन आइटम, ठीक है, ओनली मोबाइल ए, ओनली कंप्यूटर, ओनली लैपटॉप। फिर इसके बाद G क्या है, जिसके पास तीनों आइटम है, ठीक है। और D क्या है, मोबाइल कंप्यूटर हो लेकिन लैपटॉप ना हो। E क्या है भाई, तो कंप्यूटर लैपटॉप हो तो मोबाइल ना हो। और फिर F क्या है, मोबाइल और लैपटॉप दोनों रखे हुए बंदा लेकिन कंप्यूटर नहीं रखा है। तो इन सब में कुछ वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, बाकी का वैल्यू हमें निकाल के तीनों क्वेश्चन का आंसर करनी है, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले ओनली 10 पीपल हैव ऑल 3, इसका मतलब है यहाँ G की वैल्यू क्या है 10, है ना, G बीच में होता है, वो तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, तो G की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई, ओके। फिर इसके बाद आगे और क्या क्या दिया हुआ है, तो ये टोटल 50 मैंने बता दिया, ये टोटल 75, ये टोटल 25 है। कुछ लोगों के पास मोबाइल भी है, यानी A की वैल्यू यहाँ पर आपसे है कि कुछ वैल्यू होगी, और वो हमें बताना भी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या 0 नंबर है, 25 है, 10 है, 15 है, तो कुछ लोगों के पास मोबाइल है तो 0 तो नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ और आंसर होगा इसके अलावा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लिखा है हर एक लैपटॉप ओनर के पास कंप्यूटर भी है, इसका मतलब ये जितने भी लैपटॉप ओनर हैं 25 के 25, इन सब के पास कंप्यूटर भी है। तो अब आप आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, C की वैल्यू 0 होना चाहिए या नहीं, ये वाली C जो लिखा है मैंने वो, ठीक है, स्मॉल c, उसकी वैल्यू 0 होगा कि नहीं, क्योंकि वो C क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पर्सन विच हैव ओनली लैपटॉप, जबकि वहाँ बोला है कि अगर लैपटॉप भी है तो क्या है भाई, आपके पास कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास केवल लैपटॉप हो, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। और किसकी वैल्यू 0 होगी, तो देखिए F क्या दिखा रहा है यहाँ पर, F ये बता रहा है द नंबर ऑफ पर्सन विच हैव ओनली मोबाइल एंड लैपटॉप, ऐसे व्यक्ति जो केवल मोबाइल और लैपटॉप रखे हुए हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं रखे हुए हैं। और यहाँ बोला क्या है कि अगर लैपटॉप है तो कंप्यूटर भी है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F की वैल्यू भी वो 0 होगी, बात समझ में आ गई। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, ठीक, इसमें यानी कोई बंदा नहीं, इसमें भी कोई बंदा नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इसलिए, ओके। तो अब ये जो है 25, इसकी वैल्यू किसकी आएगी, तो 25 मतलब G और E को ही जोड़ करके आएगी ना, यही दोनों बचा ना, इन दोनों तो 0 ही हो गए, ठीक है, यानी ख़त्म कर दिया। तो E प्लस G ये है आपके 25, तो G की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 10 दिया है, तो आप यहाँ से E की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 25 माइनस 10 15। तो ये E है क्या, तो E है हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों लेकिन मोबाइल ना हो, ठीक है, कंप्यूटर और यहाँ पर लैपटॉप दोनों हो लेकिन मोबाइल ना हो, ओके, ये हमारा ई हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बाकी का वैल्यू हमें सेक्शन में कैसे कैसे निकालना है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना हमारा ओनली कंप्यूटर्स, इसमें हमें किस सेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो बी पार्ट की, ये वाली सेक्शन की वैल्यू पूछा है। मोबाइल पूछा है यहाँ पर, तो ये किसकी वैल्यू निकालनी है, ए पार्ट की, ए वाले सेक्शन की, ठीक है जी। और ये पूछा है बोथ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स बट नॉट लैपटॉप, कंप्यूटर्स और मोबाइल, कंप्यूटर्स और मोबाइल दोनों लेकिन लैपटॉप ना हो, तो इसका मतलब ये डी पार्ट की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, ठीक है। तो कैसे कैसे निकालेंगे, तो आप जान रहे हैं टोटल वैल्यू कितना है 100 है, इन सब जितने भी वैल्यू हैं ABCDEF इन सब को ऐड करने पर 100 आना चाहिए, आना चाहिए ना, ठीक है। तो अब आप खुद देखो ध्यान से ये पूरा सेक्शन, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर्स निकालना है हमें, तो डायरेक्ट बिना पेन पेपर के यूज किए कैसे कर सकते हैं, ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप बिना पेन पेपर यूज किए हुए मैन्युअली भी कर सकते थे, है ना। आप क्या करते भाई, तो बस ये आपको इस लाइन का मतलब पता ही होना चाहिए कि ये जीरो होगा, तो इसका मतलब ये 10 है तो ये 15 हो गए, है ना, इस तरह से हम लोग लिख के कर सकते हैं। अब आप खुद देखो ये पार्ट पूरा 50 है,
ठीक है। ये पार्ट अगर हम छुपा दें पूरा 50 वाला यानी मोबाइल वाला, तो ये तीनों सेक्शन बी, ई और सी जो था, इन सब की वैल्यू भी 50 होनी चाहिए उन तीनों को ऐड करके, क्योंकि टोटल 100 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये 50 है और ई की वैल्यू मैंने कितना निकाला है, 15। तो 50 और 15 कितने हो गए, 65। अब ये तो जीरो ही हो गए, ठीक है, 65 है, तो इसका मतलब बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 100 में टोटल 100 है ना, ये 65 घटा दें, तो 35 आंसर जो होगा वो हमारा डी पार्ट आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हो गई 15 हो गई। आप ये चीज लिख के भी कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जी तक लिख लीजिए, 100 कर लिया और फिर उसके बाद ग्रुप बना लिया, भाई इसमें 50 किसका है, तो ए डी जी एफ का है, वो मिलाकर 50 है, तो फिर इनके मिला के भी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 15 और बी की वैल्यू निकाल लेंगे उधर माइनस करके। ठीक, इसी तरह पूछा है कितने लोगों के पास केवल मोबाइल है, तो अब ये देखो, ये पूरा सेक्शन अगर छुपाएंगे यानी सी वाली, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ये पूरा सी जो है ये 75 है ना, अब ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 25 होनी चाहिए ना। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर आएंगे बी। ये पूरा 100 होता है जिसमें ये सेक्शन 75 है, ये दोनों की वैल्यू 0 0 हो गई, ख़त्म ही हो गई, तो फिर यानी यहाँ पर 100 में से 75 घटाएंगे तो कितने लोगों के पास केवल मोबाइल है, तो 25 लोगों के पास केवल मोबाइल। ठीक, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, डी की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप डी किसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी आप निकालोगे, तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो 75 में ये घटा दो तो हो जाएगा। अब इधर में आप देखो, तो ये 25 हो गया, ये जो 0 ही हो गए, ख़त्म ही हो गए, ये आपका जी की वैल्यू 10 है, तो 25 और 10 कितने हुए, 35, और ये सब जोड़ने पर हमें 50 चाहिए, तो 50 में 35 घटा दो, तो मैं इसके हेल्प से निकाल लेता हूँ। तो आप 50 में कौन से 35, तो 25 और जी की वैल्यू जो 10 है वो जोड़ के घटाएंगे, यानी 50 में 35 घटाएंगे तो 15 जो है वो डी का वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सेक्शन में जितने भी वैल्यू हैं उन सब का यहाँ पर ए बी सी डी का सम का दिया हुआ है 100, उसी के हिसाब से हमें निकाल दे सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, लेकिन बिना लिखे डायरेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर पूरा सेक्शन का नाम अभी हटा दूँ, एक बार फिर से मैं दिखवा देता हूँ आपको, जैसे मैंने ये सेक्शन का नाम जो लिखा था ये मैंने हटा दिया, अब जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने बोल दिया 0 होगा, क्यों, क्योंकि बता दिया था ऐसे कोई बंदा नहीं जिनका पास केवल लैपटॉप है, ये भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये केवल मोबाइल लैपटॉप बता रहा है, कंप्यूटर नहीं, अगर लैपटॉप है तो कंप्यूटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0। अब ये पूरा 25 कैसे आएगा, तो ये 0 ये 0 10 है, इसका मतलब ये सेक्शन 15 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो 10 और 15 मिलकर 25 हो गए। ओके, करेक्ट। नाउ अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये पूरा 50 है, ठीक, तो पूरा मिला के 100 होना चाहिए, 50 ये ले लिया, 0 ले लिया, 15 ले लिया, कितने हो गए 65, तो 100 में वही 65 मैंने घटाया, ये कितना आ गया 35। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये पूरा सेक्शन जो है क्या है भाई हमारा 75 है, तो इस पूरे सेक्शन 75 में मैं 100 में 75 माइनस करूं तो ये 0 0 ये हुआ, तो ये बचा मेरा कितना 25, है ना। तो ये सब मैनुअली करेंगे, मैं ये सब पहले लिखा था ना समझाने के लिए, मैं ये सब बिना लिखे हुए डायरेक्ट आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगी, तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पार्ट पूरा 25 चला गया, तो 25 50 50 और 35 85, 100 में 85 घटाएंगे तो यहाँ बचा कितना 15, या तो फिर आप ऐसे कर लो, इस ये पूरा 50 है, सबको जोड़ के 50 आना चाहिए, 25 और 10 35, तो 15 और लेंगे तभी तो जोड़कर 50 आएगा, यानी 50 में ही 35 घटा दो तो 15 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू दे करके निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी, आप कहेंगे इसके क्या, इसके अलावा दूसरा डायग्राम नहीं बन सकता है, तो बन सकता है, कैसे, तो ये जो है ना लैपटॉप जो बोला है, सभी ओनर जो है लैपटॉप उनके पास कंप्यूटर है, तो लैपटॉप का सर्कल जो है वो कंप्यूटर के अंदर बन सकता है, यानी एक फिगर ऐसे भी बन सकता है इस तरह से। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने जो अंदर के बनाया है ना, ये लैपटॉप है।
ठीक है, ये टोटल 25 है। ये वाला सेक्शन कंप्यूटर का हो गया, मतलब सर्कल, पूरा सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये आपके 75 है। और ये वाला पूरा सर्कल जो है वो मोबाइल का है, कितना था 50। ऐसे ही बन सकता है। तो जो यहाँ पर गायब हुआ है ना, ये दोनों सेक्शन गायब हो गए, सिर्फ 10 और 15 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया 10, तो ये 10 में से ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो मैं इसको अंदर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो 25 देख करके हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये 25 कहाँ से आ गया। तो 25 में ऐसे लिख देता हूँ आपको, मैं ऐसे ये जैसे मैंने लिखा 10, ये मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ लैपटॉप का 25 है। तो जिसमें ये 10 है तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर आपका जो आ गया 15 और 10 25 है। तो यहाँ पर 75 में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, यहाँ पर सबकी वैल्यू सेम उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो आपको ये वाली बतानी थी जो ये बी पार्ट है। तो बी पार्ट में यहाँ पर कितना होगा, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई ये पूरा सेक्शन 50 हो गए, ये पूरा सेक्शन 15 हो गया, तो 50 और 65 हटा दिए तो इधर का बचा 35, ठीक है। इधर का क्या बचेगा 35 आएगा, ओके। फिर इसी तरह ये पूरा सेक्शन 75 है, तो इधर का सेक्शन कितना बच जाएगा, तो 75 100 में घटाइए 25, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन क्या है हमारा, ये वाला सेक्शन जो है वो आपका 15 है, ठीक है ना। तो ये 15 यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे। तो इस तरह से भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है जी, ओके। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, देखने में थोड़ा लग रहा होगा टफ क्वेश्चन है, बट ये टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से इस तरह से बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस सेक्शन का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों ग्रुप में से शेयर करें, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, ये सेकंड पार्ट था आपका 3 वेन डायग्राम वाली, 2 वेन डायग्राम वाली इसके सेट थ्योरी फर्स्ट में होगा, वो आप उसको देख लीजिएगा, फिर इसके बाद ये देख करके, ठीक है। जहाँ कुछ ऐसा लगे, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट लगे वो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।